यहाँ पे मौजूद आप सभी का बुक इन हैंड कैंपेन और कारो ओपन माइक की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ आज हम अपने कारो ओपन माइक की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। हर सप्ताह की तरह हर रविवार को बुक इन हैंड कैंपेन 10 बजे से 6 बजे के बीच और कारो ओपन माइक 4 बजे से 6 तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। और पिछले कुछ सप्ताह से त्योहार दिवाली और छठ पूजा की वजह से हमने कारो ओपन माइक और बुक इन हैंड कैंपेन को पोस्टपोन किया था और आज फिर से हम लोग इसे कंटिन्यू आगे शुरुआत आज करने जा रहे हैं। आज हम आपसे बात शेयर करेंगे बुक इन हैंड कैंपेन की शुरुआत जब हुई उसी से जुड़े एक पहलू के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट TCLP के बारे में जो यहीं पे दिल्ली में कार्यरत है। TCLP की कुछ लाइब्रेरियाँ यहाँ पे साउथ एक्सटेंशन खिड़की में और उसी के साथ 2-3 जगह पे और काम कर रही हैं। दरअसल जब हमें बुक इन हैंड कैंपेन की शुरुआत करना था यहाँ पे अगस्त के महीने में, तो सबसे पहले हमने देखा कि और दिल्ली में कौन सी लाइब्रेरी है जो इस तरह के कॉन्सेप्ट में, इस तरह के तौर तरीके के साथ काम कर रही हैं। तो हमें पता चला, सबसे पहले हमें जानकारी हुई, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल था TCLP का, और उसे देखने के बाद हम वहाँ पे विजिट किए और TCLP की लाइब्रेरी को देखकर हमें बहुत अंदर से खुशी हुई। मतलब अपने आप में TCLP की लाइब्रेरी जिस तौर तरीके के साथ काम करती है वो बहुत ही अकल्पनीय है। यहाँ पे लोग हमारे बुक इन हैंड कैंपेन को देख के कहते हैं कि ऐसा सोचा नहीं जा सकता, लेकिन हमें लगता है कि हमारी हमसे बड़ी जो हमारे लिए मोटिवेशन का कारण रहा तो TCLP की लाइब्रेरी, जहाँ पे ये लाइब्रेरी इंडोर संचालित है, जहाँ पे काफ़ी सारी बच्चों के लिए किताबों के साथ और भी बहुत कुछ वहाँ पे सिखाया, पढ़ाया और बताया जाता है। तो हम TCLP की लाइब्रेरी में विजिट करते हैं और हमने देखा कि वहाँ पे वो लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि सभी को बिना किसी 1 रुपए के शुल्क के सभी तक शिक्षा और सभी तक अच्छी किताबें, अच्छी जानकारी पहुँच सकें। तो TCLP द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मृदुला कोसई इन्होंने की है, और TCLP के बाद जानने के बाद हमें FLN के बारे में पता चला। अगर आप हमारे पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क के बारे में आप उसका एक लोगो और नाम दिखेगा। फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क का उद्देश्य है कि भारत सरकार नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी का निर्माण करे कि भारत के कोने कोने में एक निश्चित पैमाने के अनुसार ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए जहां पे बिना किसी बाधा के, चाहे वो सामाजिक पहचान हो, धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक पहचान, अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, चाहे अति गरीब हो, सभी के लिए ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पे बिना किसी बाधा के हर कोई आ सके, और ऐसी जगह जहाँ पे किताबें और शिक्षा का एक जगह हो जहाँ पे सब कोई एक साथ बैठकर, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो किसी भी आर्थिक वर्ग को बिलोंग करता हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करें। तो FLN और TCLP का उद्देश्य है कि भारत सरकार नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी का निर्माण करे ताकि भारत के कोने कोने में हर जगह पे ऐसी लाइब्रेरी बन सके। हमारी मुलाकात हुई थी FLN की डायरेक्टर पूर्णिमा मैम से, और हमने उनके जो मानदंड हैं किसी लाइब्रेरीज के, दरअसल FLN दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में और यहाँ तक कि फॉरेन में भी, साउथ एशिया में भी ऐसी लाइब्रेरीज को मदद करती है जो उनके इन्हीं मापदंडों का पालन करती है। मतलब ये लाइब्रेरीज सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लाइब्रेरीज
किसी भी धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव ना करे। तो हम वहाँ पर गए और हमने उन्हें अपने बुक इन हैंड कैंपेन के बारे में बताया कि हम भी इस इनिशिएटिव को शुरू करना चाहते हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के निर्देश के अनुसार हमने ये डिसाइड किया कि हम भी अपनी लाइब्रेरी को पूरी तरह निःशुल्क रखेंगे। हमें पता है कि अगर हम एक छोटा सा मूल्य 10 रुपये भी अगर रखते हैं तो उससे न जाने कितने लोग इस लाइब्रेरी से किताब नहीं ले जा पाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिल सके। तो कहीं ना कहीं हमारा आइडिया और FLN और TCLP का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके मैच कर रहा था। तो इसी के साथ हमने शुरुआत की बुक इन हैंड कैंपेन की। FLN के उसी आइडियाज से हम पूरी तरह सुसंगत हैं। उनके विचारों और उनके जो उद्देश्य हैं वही उद्देश्य हमारी लाइब्रेरीज के भी हैं कि हम भी चाहते हैं कि सभी तक अच्छी किताबें बिना किसी मूल्य के, बिना किसी फीस के सभी के लिए अच्छी किताबें अवेलेबल हो सके। FLN ने हमें मदद की है। FLN ने इनिशियली हमें 200 किताबों के द्वारा हमारी लाइब्रेरी को मदद की है और आगे भी वो FLN जिस भी तरह हो सके हमें मदद कर रहा है और करेगा। इस बात का जिक्र की शुरुआत हम आज आप लोगों से इसलिए साझा कर रहे हैं कि हाल ही में FLN फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क अपने इसी उद्देश्य को लेकर 3 दिनों की वर्कशॉप भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया है, जहां पे हमारी लाइब्रेरी से हमारे ही बुक इन हैंड कैंपेन के हमारे टीम के मेंबर विक्रम होकर आए हैं। विक्रम गए थे 3 दिनों का उनका अनुभव उन्होंने हमसे बताया और उनका अनुभव जानने के बाद हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा कि ये कितना महत्वपूर्ण एक अनुभव रहा, लर्निंग्स रही और इससे हम लोगों ने भी बहुत कुछ जाना और सीखा भी। तो हम चाहते हैं कि विक्रम अपने वर्कशॉप का 3 दिन का अनुभव जिस उद्देश्य से FLN ने लाइब्रेरीज के मेंबर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया, उनका जो मिशन है, उनका जो मकसद है, उस मकसद तक कैसे पहुंचा जाए और हम लोग अपनी लाइब्रेरीज को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। तो हम चाहते हैं कि विक्रम अपने 3 दिनों के उन अनुभव को हमसे साझा करें। आइए विक्रम। धन्यवाद प्रतीक। जैसा कि प्रतीक ने आप लोगों को FLN और TCLP के बारे में बताया और मेरा जो अनुभव रहा है भोपाल का 3 दिवसीय वर्कशॉप का काफ़ी अच्छा रहा। अपने आप में बहुत कुछ सीखने को, जानने को मौका मिला। सबसे पहले तो अभी तक मैंने जितने भी वर्कशॉप देखे या किसी प्रकार की कोई जब एक्टिविटी होती है तो उसमें पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो जो वहाँ लीड रोल में वर्कशॉप करा रही थी महिलाएं जो हमारी मेंबर थे FLN के, तो वो पांच लोग थे और 5 के 5 महिलाएं थी। और महिलाएं में एक LGBTQ से थी जो मेरे लिए सबसे नया था और अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है जब किसी भी आप जिस व्यक्ति को ट्रेन में देखकर या कहीं देखकर मुंह मोड़ लेते हैं या 10 रुपए देने की जब बात आती है तो अपने आप में एक निगेटिव फीलिंग आती है। वैसे लोग से जब हमारा वर्कशॉप होता है तो एक अपने आप में बड़े गर्व की बात होती है। लगभग भारत से 50 लोग अलग अलग कोने से वहाँ पे आए थे। सभी से एक दूसरे से जानने का, सीखने का मौका मिला। FLN के उद्देश्य के बारे में जैसा कि प्रतीक ने बताया, पूर्णिमा राव और मृदुला में काफ़ी सक्रिय हैं। अगर मैं बताऊं तो उनका एक मुख्य उद्देश्य है जिसपे हम लोग को बताया गया, समझाया गया, हक की लाइब्रेरी, जो उनका टैग लाइन था। सबसे पहले 3 दिन का जो वर्कशॉप था, सबसे पहले उन्होंने रीड अलाउ के बारे में बताया कि हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि उन तक आसानी से शिक्षा पहुंच सके।
एक बहुत अच्छी बात लगी हमें वहाँ पे, जैसे हमारे अभी भारत में बहुत सी समस्याएं हैं, अगर नज़र हमारा चला जाए, अगर अभी मेरे सामने जैसे कुछ दिख रहा है तो अगर उसमें भी समस्याएं हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने लाइब्रेरी को ही क्यों चुना कि इसको ही बढ़ावा दिया जाए। अगर अभी देखा जाए तो पार्क में या बिल्डिंग के सामने यहाँ पे बिल्डिंग गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक समस्या है। सामने अगर कोई बच्चा है या उससे भी रिलेटेड अगर पढ़ाई में भी एक समस्या है, तो लाइब्रेरी को हम क्यों चुन रहे हैं, लाइब्रेरी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो अपने हक को जानेगा, अपने आप को जानेगा, तो बहुत हद तक लड़ पाएगा। अगर कुछ एग्जाम्पल से अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे अगर अभी भी गांव के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ जो भी सरकार की योजनाएं होती है वो जमीनी स्तर पे नहीं उतर पा रही, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर लोग शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, तो अपने हक को समझेंगे। तो लाइब्रेरी और शिक्षा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। FLN इसी उद्देश्य पे काम कर रहा है, और उनका मानना है कि पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा लाइब्रेरी स्थापित किया जाए, जगह जगह कोने कोने पे, जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, जो बिल्कुल निःशुल्क हो। जब ये बात आई तीसरे दिन की, क्या लाइब्रेरी में शुल्क लगाया जाना चाहिए या निःशुल्क होना चाहिए, सभी लोगों से राय लिया गया। 50 लोग लगभग वहाँ पे थे। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि लाइब्रेरी में किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अपना संविधान भी कहता है कि पढ़ाई निःशुल्क होना चाहिए एक समय तक। तो मेरा भी समर्थन था, BSc की तरफ से मैं गया था, सभी लोगों ने हमें भेजा, तो मैंने भी लाइब्रेरी को निःशुल्क करने का समर्थन दिया था, अपना विचार दिया था कि क्यों होना चाहिए निःशुल्क। और दूसरा सवाल ये था कि लाइब्रेरी में लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव होना चाहिए। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने अपना अपना मत दिया था, हमने भी दिया था। मैं थोड़ा साझा करना चाहूँगा। हमने वहाँ पे यही बोला था कि अगर धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे हम भेदभाव करते हैं तो हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, और उस स्टेज पे नहीं जा पाएंगे, उस ओहदा पे नहीं जा पाएंगे जहाँ हम जाने की कल्पना करते हैं, विश्व शक्ति बनने की कल्पना करते हैं। अगर हम आज़ादी की पहले की बात ले, अगर हम आज़ादी की पहले की बात को ले, जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो क्या स्थिति थी भारत की। जो भी देश अभी अपने आप को आगे है या अपने आप को आगे अग्रसित हो रहा है, तो सभी समुदायों को लेकर ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर भारत में देखा जाए, जब दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो शायद डॉक्टर अम्बेडकर आज पैदा ना हो पाते, शायद फूले ना पैदा हो पाती। तो अलग अलग जब भी हम एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ेंगे, या वो महिला हो, पुरुष हो, LGBTQ हो, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, पूरे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। FLN का बहुत हद तक क्या पूरा ही इसी प्रकार के आइडियाज है, सभी समुदाय को, सभी वर्ग को, न रंग के आधार पे भेदभाव, न जाति के आधार पे भेदभाव, जो सबके लिए हो। लाइब्रेरी उस पे काम करती है, सबकी लाइब्रेरी, हक की लाइब्रेरी। और वहाँ पे कुछ पब्लिकेशन वाले भी आए थे, एकलव्य पब्लिकेशन और मुस्कान, बहुत सारे पब्लिकेशन आया था। उन्होंने अपना अपना विचार दिया, काफी अच्छा बुक था वहाँ पे। जो अभी एकेडमिक बुक होती है, जो बच्चों की बुक होती है, वो अगर आप देखेंगे, अगर गौर से कभी आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, तो उनका लगभग इंग्लिश, हिंदी, GK GS समथिंग बुक रहता है। हमने 10th में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था, आज पता नहीं उसका उपयोग कहाँ है। जो हमारे साथी है वो भी शायद बता पाए कि उसका उपयोग कहाँ होता है, पता नहीं चल पाता। तो जब उन्होंने हमसे नहीं, सभी लोगों से विचार मांगा था, तो 3 दिनों में जो हमने आसपास किताब पढ़ा, जैसे वहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड बुक था, दलितों से सशक्तिकरण पे था, सभी जो आजकल जो फेम में चल रहे वहाँ पे था। लेकिन वहाँ पे LGBTQ या सेक्स वर्कर, जो अन्य अभी भी गहरे में गड्ढे में छुपे हुए, वो सब नहीं था। तो हमने खुल के बोला कि ये अभी आपके चीज में, पब्लिकेशन में नहीं दिख रहे हैं। LGBTQ पे बात नहीं हो रही है, सेक्स वर्करों पे बात नहीं हो रही है, हम कान छुपा ले रहे हैं। बात उसी पे हो रही है जो पूरा जमाना कर रहा है। और कुछ मैं बताने की कोशिश करूँ। हाँ, मैं कुछ देर पहले ये
जो अभी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है भारत की, मैं खासकर बिहार को देखता हूँ तो बिहार पे ही बोलूँगा कि हमने बोला था एकलव्य वाले से कि जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है, जैसा देखे अगर 4-5 के बच्चे को तो इंग्लिश हिंदी में वो उलझे रहते हैं। उनको नहीं पता है कि बैड टच क्या होती है, गुड टच क्या होती है। एक जो हमारे बगल में लड़की है उसके बारे में नहीं पता होता है कि वो लड़की है या लड़का है, उसका बॉडी एंगल क्या है, हमारा नजरिया क्या है, दलित क्या होते हैं, ऊंचे क्या होते हैं, नीचे क्या होते हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बिहार जैसे राज्य में तो हमें अभी तक तो नहीं दिखता है। एकलव्य की मैं तारीफ करूंगा कि वैसे वैसे बुक में उन्होंने ऐसा लोगों के मानसिक परिवर्तन, बच्चों के मानसिक परिवर्तन ने ऐसा कहानी या किसी भी चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उन लोगों ने बदलने का प्रयास किया है। हमें लगता है गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए और ऐसे बुकों को अपने स्कूली स्तर पे ऐड करना चाहिए। थैंक यू विक्रम। सो कारवा की शुरुआत ऑफिशियली अब हो चुकी है बड़े दिनों बाद, और यकीन मानिए आपसे ज्यादा मुझे बेताबी थी। और प्रेम में ऐसा खिंचाव होता है और इस चीज से कहीं ना कहीं वो प्रेम, वो लगाव हो चुका है हमारा कि पहले जाता था तो 1 महीने का समय ले लेता था घर से वापस आने में। इस बार एक तावलापन था और रीजन यही था बुक इन हैंड कैंपेन और कारवा के प्रति हमारा प्यार। तो किताबों के बारे में प्रतीक ने और विक्रम ने कई चीजें साझा की। कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था और बेहद किसी महान विचारक का एक कथन था कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो मैंने किताब के साथ 1 घंटे बिता करके अपनी हल न कर ली हो। तो आप किताब के साथ अगर 1 घंटे अकेले बिताते हैं, अकेले कहने का मतलब आप उसके साथ अगर तादाद में स्थापित कर लेते हैं तो सही में पता नहीं कितने सवालों के जवाब, ऐसे सवालों के जवाब जो शायद आपको ऐसे समाज में जल्दी ना मिलते हो, वो मिल जाते हैं। और शायद उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता ढूंढता मैं भी किताबों के साथ जुड़ गया। किताबों के जरिए मैं फिर बुक इन हैंड कैंपेन से जुड़ गया और बुक इन हैंड कैंपेन के बाद फिर मैं कारवा से जुड़ गया। तो कारवा का सफर चलता ही रहेगा और इसे लोग बढ़ाते रहेंगे। हम तो जैसे बढ़ा रहे वैसे बढ़ा ही रहे। तो इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे बच्चे जिन्होंने प्रस्तुतियां अपनी सोची है देने के लिए, नाम प्रतीक एक बार मुझे दे दीजिए आप। अगर वो बच्चे यहाँ पे हैं तो आई रिक्वेस्ट, मैं उनसे अनुरोध करूंगा बच्चों आप प्लीज आ जाओ। और उसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्हें कुछ भी अपनी प्रस्तुति देनी है, कविता, कहानी, अपना कुछ एक्सपीरियंस जो साझा करना है, किताबों को वो कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तैयारी करते हैं, उसके क्रम में क्या क्या उनके अनुभव होते हैं, वातावरण को लेके, पर्यावरण को लेके। अभी दिल्ली में भीषण प्रदूषण का एक मतलब दौर गुजरा है, अभी चल ही रहा है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो चीज झेल रहे हैं उसके बारे में क्या आप सोचते हैं, वो भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं। और मोस्ट वेलकम। प्रशांत जी आप रेडी हैं? ठीक है, तो प्रशांत जी कुछ पेश करना चाहेंगे। इनके विचारों से, इनकी कविताओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं फिर से आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आप में से प्लीज जो भी कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं और मोस्ट वेलकम। इतने दिनों के बाद कारवा की शुरुआत फिर से हुई है तो हम चाहेंगे कि इसे थोड़ा एक वाम था इसमें, ठीक है ना? थैंक यू। आइए प्रशांत जी। थैंक यू सो मच सुधांशु जी और हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और पिछली 2 बार जब मैंने कविता प्रस्तुत की तो एक शब्द इन्होंने अभी कहा कि जब वो छुट्टी में चले गए थे तो यहाँ आने की जो प्रेरणा है वो उन्हें खींच लाई यहाँ, ठीक है। तो आज जो मेरी प्रस्तुति है वो मेरी पूर्व की कविताओं से अलग है और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कविता है। जैसे एक बार मैंने स्त्री के ऊपर एक कविता लिखी थी तो उसमें बहुत सारे अनुभव थे जुड़े हुए, लेकिन यहाँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और एक और कविता होगी जो कि मैंने महाभारत से प्लॉट लिया, उसको अलग तरीके से देखा मैंने और मैंने प्रस्तुत की। तो आज की जो मेरी पहली कविता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी माँ का निधन हुआ कुछ वर्ष पहले। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड मुझे बहुत समय के बाद एक उम्र जब मैं बड़ा हो चुका था तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरी माँ नहीं है। और कई लोगों की माँ नहीं होती है, कई लोगों की तो बचपन में ही माँ बिछड़ जाती है। तो जब माँ को आप खो देते हैं
तो उस स्थिति में आपकी मनोस्थिति, आपकी मनोदशा कैसी हो जाती है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है वो जिनकी माँ नहीं होती, वो जिनकी माँ नहीं होती। खिली हुई पतंग की डोर, खिली हुई पतंग की डोर जब टूटती है तो किसी छत के कोने में दुबक जाती सी वह। खिली हुई पतंग की डोर जब टूटती है तो किसी छत के कोने में दुबक जाती सी वह, निस्तेज सुबक रही होती वो जिनकी माँ नहीं होती। हवा की सनसनाहट से भी, हवा की सनसनाहट से भी सकपका जाती सी, हवा की सनसनाहट से भी सकपका जाती सी, भावनाओं की जीर्ण शीर्ण आत्मालोपित आवेगों से बद्ध सहसा बदहवास सी गुजर रही होती, सहसा बदहवास सी गुजर रही होती वो जिनकी माँ नहीं होती। अगली पंक्ति है कि आपको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। झटका सिर्फ हाथ को ही नहीं जाता, भावनाओं से भी झटक दिया जाता है। कई बार आपको लगता नहीं कि झटका गया, तो कभी किसी के झटकते हाथों से, कभी किसी के झटकते हाथों से उमड़ आई अश्रु सरिता, कभी किसी की झटकते हाथों से, किसी के झटकते हाथों से उमड़ आई अश्रु सरिता, रह रह कर नयन पटल पर रेखांकित हो रही होती वो जिनकी माँ नहीं होती। और इस कविता की जो अंतिम पंक्ति है उसे मैंने ऋषि की कुछ अवस्था से जोड़ा है, जब आप एक साधना की अवस्था में होते हैं और वो ऐसी आवाज होती है जो हम हमेशा अंदर में से आ रही होती है, उसे हम लोग कहते हैं एक अवस्था में जाने के बाद अनहद नाद कहते हैं, शायद सुना होगा। तो जो अंतिम पंक्ति है वो इस तरह से है कि सहज अभेद साधना में लीन, सहज अभेद साधना में लीन किसी ऋषि को किसी पल में, सहज अभेद साधना में लीन किसी ऋषि को किसी पल में, आभासित अनहद नाद से निरंतर, आभासित अनहद नाद से निरंतर एक तीक्ष्ण स्वर उठ रही होती, एक तीक्ष्ण स्वर उठ रही होती, क्यों किसी की माँ नहीं होती, क्यों किसी की माँ नहीं होती वो जिनकी माँ नहीं होती। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस भाव को समझा। और इसके बाद जो मेरी अगली कविता है वो इस तरह से है कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के दौरान अर्जुन को चक्रव्यूह भेद करना आता था और अभिमन्यु और सुभद्रा माता थी अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भेद करके अंदर जाना आता था, उससे बाहर आना नहीं आता था। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि अभिमन्यु को महारथियों ने मिलके मार डाला। तो मैंने इस प्लॉट को लेते हुए इस कविता को कही है जो मैं सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को, और कोशिश करूंगा कि तत्समिकृत शब्द बाधा पैदा ना करे, थोड़ा सा तत्समिकृत है। तो अब चूंकि ये वीर रस की कविता है तो थोड़ा डिमांड भी हो जाता है कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना इस कविता में। तो जो इसका शीर्षक है वो है अभिमन्यु नहीं मैं अर्जुन हूं। कि द्रोण व्यूह में मर्माहत जो पार्थ तनय नहीं गर्जन हूं। द्रोण व्यूह में मर्माहत जो पार्थ तनय नहीं गर्जन हूं। कमल व्यूह में भय व्यापित जयद्रथ का अरि मैं अर्जुन हूं। इसके बाद जो बात है कि जब सुभद्रा को अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तो अर्जुन कहानी सुना रहे थे, तो जब अंदर जाने की बात होती थी उनको नींद तब तो सुन लिया उन्होंने, और बाहर आने के समय उन्हें नींद आ गई थी, आप सभी जानते होंगे। तो वो ज्ञान उनका आधा रह गया था। तो मैंने कहा कि अर्ध ज्ञान पर अवलंबित वो भद्रासुत नहीं मंथन हूं। अर्ध ज्ञान पर अवलंबित वो भद्रासुत नहीं मंथन हूं।
धर्मारक्षित कृष्ण निदेशित रथ का रथी धनंजय हूं। अब मैं ऐसा भी हूं, जब आप मुझे देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के भाव हो सकते हैं, उनका अलग अलग रूप हो सकता है। तो मेरा और रूप कैसा है कि बाल सुलभ निर्मल मन लेकर, बच्चे का जो मन होता है बड़ा निर्मल होता है, तो बाल सुलभ निर्मल मन लेकर हरि प्रांगण का गुंजन हूं। बाल सुलभ निर्मल मन लेकर हरि प्रांगण का गुंजन हूं। और मेरा दूसरा रूप क्या है, कलुषित मन को विकल करे वह प्रलय रूप मद भंजन हूं। कलुषित मन को विकल करे वह प्रलय रूप मद भंजन हूं। और इस कविता की जो मेरी अंतिम पंक्ति है, तो सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, जिसे 4 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद ही शायद शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, तो उस समय कहा जाता है कि मलयागिरी एक पर्वत है, वहां से हवा चलती है, बड़ी मंद मंद हवा, बड़ी ही मन को प्रसन्न चित्त कर देने वाली हवा चलती है। तो मैं कैसा हूं कि मलयागिरी के उच्च शिखर से, मलयागिरी के उच्च शिखर से प्रेषित पवन निरंजन हूं। मलयागिरी के उच्च शिखर से प्रेषित पवन निरंजन हूं। और जो मेरी अंतिम पंक्ति है इस कविता की, कि मेरा दूसरा रूप क्या है कि दशरथ सुत सारंगा रोहित, सारंग भगवान राम के धनुष का नाम है, तो दशरथ सुत सारंगा रोहित सिलमुख रावण खंडन। मैं वो हूं कि भगवान राम के सारंग पर जब बाण चढ़ जाता है तो रावण को खंडित कर देता, मैं वो बाण भी, तो शिलमुख का अर्थ होता है बाण। तो मलयागिरी के उच्च शिखर से प्रेषित पवन निरंजन हूं। दशरथ सुत सारंगा रोहित सिलमुख रावण खंडन हूं। द्रोण व्यूह में मर्माहत जो पार्थ तनय नहीं गर्जन हूं। और कमल व्यूह में भय व्यापित जयद्रथ का अरि मैं अर्जुन हूं। जयद्रथ का अरि मैं अर्जुन हूं। थैंक यू सो मच फॉर claps and appreciation. Thank you so much all of you. थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। प्रशांत जी के साथ ये हमारी तीसरी चौथी मुलाकात है और इनकी कविताएं मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, क्योंकि ऑल्दो आपने कहा कि तत्समिक शब्दों का प्रयोग ज्यादा है, लेकिन मुझे पर्सनली आपके शब्दों का चयन जो होता है कविता में, उसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत ज्यादा। और बस ये है कि अगर लगता है आपको कि कुछ तत्समिक शब्द ऐसे हैं जिनको श्रोतागण समझ नहीं पाए, तो उनको आप बता दें। वैसे मुझे लगता नहीं इसमें आपने कुछ ऐसे, शायद अरी एक शब्द आया है, दुश्मन होता है सर, उसका नाम शत्रु, राइट। तो दूसरी चीज है कि देखिए अभी क्या हो गया, गुलजार साहब का एक कथन है कि 10 किलो पढ़िए 10 ग्राम लिखिए, 10 किलो पढ़िए 10 ग्राम लिखिए। तो इनके कविता से मुझे इस बात की झलक मिल जाती है कि इन्होंने पढ़ा है, अच्छा साहित्य पढ़ा है, गंभीर साहित्य पढ़ा है, जिसमें शब्दों का चयन आपको करने में सहजता आसानी से मिल जाती है। अभी हर चीज में ना एक उतावलापन सा आ गया है, तो लिखने में भी वो उतावलापन झलकता है। वैसे अभिव्यक्ति किसी भी रूप में निर्दोष है, लेकिन उतावलापन, वही उस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको अपने लेखन को स्ट्रांग बनाना है, जैसे आपकी लेखन बहुत स्ट्रांग है प्रशांत जी, इसके अब आपकी तारीफ कर रहा हूँ। शब्दों का चयन देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। और टॉपिक भी आप ऐसे उठाते हो कि दिल को छूते हैं, जैसे स्त्री पे आपने कविता करी, या फिर बुजुर्ग माता पिता पे कविता कही थी, वो मुझे याद है। नेपोटिज्म पे आपने कविता कही, आप BHC इंडिया के प्लेटफॉर्म पे इनकी कविता, ये प्रस्तुतियां सुन सकते हैं। तो वही इस चीज का ध्यान रखिए कि 10 किलो पढ़िए, 10 किलो मतलब सोचिए कितनी किताबें आएंगी 10 किलो में, और 10 ग्राम लिखिए। वो निचोड़, ये गुलजार साहब का कथन है, गुलजार साहब ने कहा है, उनकी पोएट्री कौन नहीं जानता है ना। जाड़े की नर्म धूप में आंगन में बैठकर, है ना, कितनी मधुर मधुर उनके कितने गाने हर टॉपिक पे। तो प्रशांत जी एक टोन सेट कर देते हैं। आज मैं जो कुछ सोच करके आया था, फिर आपने माँ की चर्चा करी, तो मैं सोच रहा था कि माँ वाले कुछ उसमें चला जाऊं, लेकिन मैं जिस चीज को सोच के आया हूँ मैं वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। एकलव्य प्रकाशन जो ये सेमिनार अटेंड करके आए थे, उसकी एक जन गीतों का ये संकलन है। पहले मुनादी चलता था, अब थिएटर के जमाने में ये डबली चला करती है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को,
मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाचा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा, मंदिर मेरा धाम है। हिंदू कहता मंदिर मेरा, मंदिर मेरा धाम है। मुस्लिम कहता मक्का मेरा, अल्लाह का ईमान है, अल्लाह का ईमान है। दोनों लड़ते लड़ मरते, लड़ते लड़ते खत्म हुए। दोनों लड़ते लड़ मरते, लड़ते लड़ते खत्म हुए। दोनों एक दूजे पे ना जाने क्या क्या जुल्म किए, जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका ये मकसद है, किसकी चाल है ये जान लो। किसका है ये मकसद है, ये किसकी चाल ये जान लो। धरती बाटा सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया। नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया। धर्म के ठेकेदार से मिलकर लोगों को नाकाम किया, लोगों को नाकाम किया। भाई बटे टुकड़े टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा। भाई बटे टुकड़े टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा। वोट मिले और नेता जीता, शोषण को आधार मिला, शोषण को आधार मिला। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे, ये कैसी सरकार है। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे, ये कैसी सरकार है। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह, ये सारे हथियार हैं, ये सारे हथियार हैं। इनसे बचो और बच के रहो, और लड़कर इनसे जीत लो। इनसे बचो और बच के रहो, और लड़कर इनसे जीत लो। हक है तुम्हारा चैन से रहना, अपने हक को छीन लो, अपने हक को छीन लो। घर हो तुम शैतानी से तंग, खत्म करो शैतान को। घर हो तुम शैतानी से तंग, खत्म करो शैतान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो इस चीज की कितनी जरूरत आज देश को या अपने समाज को है। तो बचपन में कविता पढ़ी गई थी, और ये जो आप ये सब लोग ये किताब देख सकते हैं, एकलव्य प्रकाशन से है ये। और ये जो सेमिनार अटेंड करके आए थे हमारे टीम के मेंबर बीएससी इंडिया के, तो कोई बात नहीं, आप रोटेट कर सकते हैं। ये बुक ऐसे गीतों का संकलन इनमें है जिसको कहते हैं जनगीत। तो जन को जगाने के लिए तभी मैंने ढपली का प्रयोग किया। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए ढपली का प्रयोग करना उचित समझा। तो अब मैं कारवा का प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहूंगा। विक्की अब कुछ पेश कर, गिटार भी है। आवाज आ रही है? मेरे बारे में तो खैर इन्होंने बता ही दिया, तो ज्यादा बोलूंगा तो मैं ही नर्वस हो जाऊंगा। लुटेरे
कब से चेहरे सजाए, झूठी अदाएं खोटी अनाएं, कितनी फाकर से मैं कब से चेहरे सजाए। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस हवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस हवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी कहानी बस बताते रहेंगे परेशान, और दूसरे को भी परेशान कर देंगे, लेकिन आप और मैं उनमें से शायद नहीं है। अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी, अरे ये नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी, ये नादानी। चल दिल मेरे छोड़े फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे ना 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 ना। शुक्रिया। मेरी जुबान पंजाबी है, जैसे अभी ये जिक्र कर रहे थे कि गुलजार साहब, बशीर बद्र साहब, मतलब जितना इनको पढ़ा जाए मेरे ख्याल से उतना कम है। आपको कोई और किसी से ज्ञान नहीं, किताबों में बहुत कुछ है, सब कुछ इसी में ही है। और इनकी कहते हैं ना धूल पे झाड़ लो तो भी अकल आ जाएगी, तो मैं तो अब धूल झाड़ने वाला हूँ यहाँ पे जो चीज़ पे है, मुझे अकल नहीं है इतनी। तो खैर मैं एक पंजाबी सुनाता हूँ तुमको। टप्पे, पंजाबी टप्पे। दो फूल के फूल गए ने, दो फूल के फूल गए ने, बहुतिया प्यारा वालिया साडे चेते भुल गए ने। बहुतिया प्यारा वालिया साडे चेते भुल गए ने। अब ये जो टप्पे होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। वट्टा मारे टांगे नू ही रब्बा ना जमदी, दुख पैंदे ना रांझे। कि पत्थर मारा टांगे पर, एक जैसे कवि बोलता है, और वट्टा मारे टांगे नू ही रब्बा ना जमदी, अगर हीर ना पैदा होती तो दुख रांझे को भी ना होता। इसका मतलब ये वट्टा मारे टांगे नू, वट्टा मारे टांगे नू, हीर रब्बा ना जमदी, दुख पैंदे न रांझे नू। हीर रब्बा ना जमदी, दुख पैंदे न रांझे नू।
खसमानु खामाया मिलना ते आगे सानू मिल नहीं ते खसमानु खामाया। अच्छा लग रहा है या चेंज कर देख लो, चले मजा ना। मिलन ते तेनू आ जावा डर लगदा है छितरा तो। मिलन ते तेनू आ जावा डर लगदा है छितरा तो। मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, शायद बढ़ना चाहिए। साथ में, लेकिन जिस जिसको आता है वो प्लीज साथ में थोड़ा सा गाइए। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग। नजरे भर भर देखे तुझको आते जाते लोग। छैल छबीली रानी थोड़ा चहल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब ये मैं नहीं कहूँगा। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिसको आता है वो प्लीज थोड़ा थोड़ा है ना। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर चूले तू गोरी वो हीरा बन जाए। ये लाइन की मुझे बड़ी जरूरत है। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। दो पल
कि क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहल्लत में एक नई रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्की, थैंक्स यार, थैंक्स। और ये जितना गा रहा है ना, इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा गाता है। मैं सच्चाई बताऊं आपको, आप लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन इससे कहीं गुना अच्छा ज्यादा गाता है ये, मैं ईमानदारी से बताऊं तो। और देखिए, कहता हूं ना, प्रशांत जी एक टोन सेट कर देते हैं कविता करके। इनकी मम्मी वहां बैठी हुई है, विक्की की मम्मी वहां बैठी हुई है, इनके पापा भी वहां बैठे हुए हैं। पापा से पता नहीं मैंने कितनी बार बोला कि भाई विक्की को बुलाइए, विक्की को बुलाइए, लेकिन देखिए माँ के चेहरे पे, जो प्रशांत जी ने कविता कही माँ के बारे में, उनकी चेहरे पे खुशी देखिए। विक्की देख जरा उधर, है ना। तो उन्होंने मोबाइल पकड़ाया कि बेटा इसकी वीडियो बना दे। तो माँ के चेहरे पे ना जब कुछ आप कर रहे होते एक अलग ही खुशी होती है। और ये वहां पे साक्षात उदाहरण है, जब वो गा रहा था तो उनकी माँ के चेहरे पे क्या खुशी है, ये मैं देख पा रहा था। आप लोग भी महसूस कर रहे थे। विक्की आते रहो यार, है ना, है ना, ये रिक्वेस्ट है। और आई थिंक आंटी आपकी भी जिम्मेदारी से यहाँ लेके आई है। हमें इस चीज की खुशी है, लेकिन शिकायत भी है कि 3 महीने लगा दिए तुमने इस स्टेज पे आने। अपने घर की बात है ना। चलो, तो और कोई प्रस्तुति जो आप पेश करना चाह रहे हो? अच्छा, एक चीज है, संवेदनशीलता। जैसे प्रशांत जी ने, हमने कुछ संवेदनशीलता पे बातें करी थी पिछले प्रस्तुति में। बहुत गंभीर माहौल हो गया था उस दिन, गमगीन भी हो गया था थोड़ा। तो संवेदनशीलता ऐसी चीज है जो हर किसी चीज से जुड़ी रहती है। अगर संवेदनशील हो ना आप, तो हर किसी चीज के प्रति संवेदनशील हो, पर्यावरण के प्रति, जानवर के प्रति, इंसान के प्रति। लोग हर वक्त उसका दायरा इंसानों में खींच के लेके चले जाते हैं। तो मुझे एक असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी जो दिखाई देती है, आप पार्क के चारों तरफ नजर दौड़ा ले, ये देखिए गंदगी आप देखोगे, मुझे समझ नहीं आता। मैं इस चीज से लेकर, चूंकि आपको अपना मानता हूँ, इस मंच को अपना तो साझा करना चाहूंगा कि नागरिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र इस चीज को कैसे उनका हृदय अलाव करता है। मैं देखता हूँ खड़ग सिंह की दुकान की, चाय की, जो उनकी अंकल की दुकान है, चाय पीते हैं बच्चे, उनके टेबल पे छोड़ देते हैं, जबकि 4-5 डस्टबिन उनके आसपास लगी रहती है। आज देखिए हमारा ये जहाँ पे हम सेटअप करते हैं, यहाँ एक शराब की बोतल नीचे पड़ी हुई थी। I mean, इसका क्या मतलब है? हम 10 गालियां तो दे देते हैं पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, लेकिन वी हैव बिकम सो इनसेंसिटिव। हम इतने, मतलब क्या है, मतलब चाय का कप एक डस्टबिन में गिराने में आपके कितने समय की बर्बादी हो रही है। आप चाहे किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज से जुड़ी हुई नीरज जी ने, और इनके एक मित्र हैं दीपक जी, अभी है नहीं है, वो शायद घर पे हैं। वो 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, राइट, 2 अक्टूबर। इन लोगों ने अपनी इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे पार्क को क्लीन किया था बीएचसी इंडिया की टीम के साथ। इन्होंने कप उठाए थे, मतलब सब कुछ क्लीन किया था, इनकी अपनी इनिशिएटिव थी। तो मैं इनको आमंत्रित करूंगा कि इनके अंदर ये प्रेरणा कैसे आई। ये भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो ये इतने संवेदनशील कैसे हुए? और अगर वही हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। भाई कप बस रखना है, कितना कूड़ा पता नहीं, गांधी विहार से कितनी सफाई ऐसे हो जाएगी।
अगर सिर्फ अपने चाय का कप पिया हुआ डस्टबिन में डालने लगे। तो आपको किस चीज ने प्रेरित किया था, आपके मित्र को और आपको, जो आपने बीएससी इंडिया की टीम को फिर प्रेरित किया कि आप थोड़ा सा हमारी सहयोग करिए इसको क्लीन करने में? आप इस चीज पे थोड़ी रोशनी डालें। ये तो अचानक से ही हो गया था। हम पार्क सुबह आता हूँ मैं पार्क में घूमने, मैं पूजा तो नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा नास्तिक टाइप का हूँ। तो वहाँ गिलहरियाँ आती हैं सुबह सुबह, तो पानी देता था। इधर पार्क के इधर ना चूहों ने घर बना लिया काफ़ी, तो कुछ लोग आंटी लोग वगैरह खाना वाना डालती हैं, तो मैंने देखा वो लोग प्लास्टिक भी खा रहे हैं। गाय भी मतलब प्लास्टिक खा रही है। मेरे पीछे एक गाय ब्याई थी, तो वो ब्याह गई तो बच्चा तो गिर गया था, उसका कमजोरी से गिर गया होगा। प्लास्टिक खाएगी तो गिरेगी, नहीं तो गांव में मैंने देखा है कि बच्चा ऊपर से ही गिरता है और चोट भी लगती है उसकी। तो बस ऐसी अचानक से विचार आ गया था उस दिन कि चलो सफाई करते हैं पार्क की, कम से कम हम लोगों को दूसरे लोग देखेंगे तो शायद थोड़ा हमें शर्म भी लगती है ना, कोई करता है तो, कोई दूसरा कर रहा हो है ना, तो लगती है कि यार गंदगी ना करें। लेकिन अभी भी वैसा ही हाल है। तो बीएससी टीम इंडिया अगले तारीख के लिए तैयार हो जाएंगे, हम फिर से सफाई करेंगे, ठीक है? हाँ बल्कि ठीक है, हाँ सब एक डेट फिक्स कर दीजिएगा तो उससे ठीक होता है। हाँ ठीक है, हम एक अगली बार संडे को जब प्रोग्राम होगा यही तो उसी दिन करेंगे हम, तो अच्छा रहेगा है ना? ठीक ठीक, थैंक यू। तो थैंक यू नीरज। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से मैं पर्सनली करूं कि प्लीज, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। चाय का कप आप पी करके कम से कम डस्टबिन में डालना, या इस चीज के ऊपर क्या बोलूं मैं, मतलब मुझे लेकिन अंदर से ये पीड़ा पहुंचाती है चीज कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने छोटे से कार्य में भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खासतौर से आप जिस क्षेत्र में हैं, नागरिक सेवा में आपको उतरना है, और उसके बाद आप क्या सेवा हो रही है नागरिकों की, ये मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है बच्चा, है ना? कौन से कार्ड की ट्रिक दिखाई थी तुमने? ऊनो कार्ड्स। वो क्या होता है भाई? गेम होता है। क्या होता है उस गेम? मजा आता है बहुत। ये होती है बच्चों की मासूमियत। चलो सरप्राइज दो। जाने मेरी जाने मन, हाँ बोलो। जाने मेरी जाने मन, बस बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे भी मतलब किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भाई तुम्हारा बचपन कितना छोटा था यार। नहीं बच्चे, आई मीन चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आई मीन कितना सिखाया जाता है। अगर आपके अंदर मासूमियत नहीं है तो आप कलाकार या एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और बच्चे, वही गांधी जी का कहना था ना कि बच्चों से सीखो भाई, बच्चों के साथ कुछ समय बिताओ। ये झगड़ते कितने जल्दी और फिर इनके बीच में सुलह भी कितनी जल्दी हो जाती है। अगर बड़े इनसे सीख ले तो पता नहीं विश्व युद्ध या दंगा फसाद कभी हो ही ना। जब हम लोग कल आ रहे थे एक प्रोग्राम अटेंड करके, तो प्रतीक आजकल एक गाना बहुत गुनगुनाते रहते हैं, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो वो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप ये गाना गाते रहते हैं, तो सूफिज्म से मेरी शुरुआत हुई, सूफिज्म के इंटरेस्ट। हेलो शेख। अच्छा, आवाज आपको किस माइक की ठीक लग रही है? ये वाली या समान आवाज? ठीक है ना आवाज? ओके। तो प्रतीक से डिस्कशन होने लग गई इस चीज पे। तो इनको पता नहीं था, इन्होंने कभी इसके लिरिक्स पे ध्यान नहीं दिया था, बस गुनगुनाते थे। और सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो फिर सूफिज्म पे चर्चा हुई, और जब सूफिज्म पे चर्चा हुई तो फिर मैंने इनको बताया कि सूफिज्म में क्या बात होती है कि हर कोई अपने आप को स्त्री समझ रहा होता है, प्रेमी नहीं समझता, प्रेमिका समझता है। लेकिन प्रेमिका किसकी समझता है? वहां रूहानी प्रेम की बात होती है, जिस्मानी प्रेम की बात नहीं की जाती।
तो जब भी कोई पुरुष भी कह रहा होता है तो वो एक स्त्री के रूप में कह रहा होता है। तो जैसे तेरी दीवानी, एक पुरुष गा रहा है लेकिन तेरी दीवानी। तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा होते फिर हमने सोचा चलो प्रतीक को ये गाना डेडिकेट करूंगा। सरप्राइज मेरी तरफ से। कहाँ गया बच्चा? आप बताइए, श्रोता बताइए, साउंड ठीक है? गिटार के साउंड और माइक के साउंड बैलेंस है? ओके। तो इस गाने को जब मैं सुनता था तो जिसे हाल बोलते हैं सूफीज्म में, एक हाल सा आ जाता था। वो मेरे टीनेज के दौर की बात है। तभी लोग सूफीज्म के बारे में, सूफी म्यूजिक के बारे में ज्यादा बातें नहीं किया करते थे। आप पिया इन नैनन में मैं पलक ढांप तोहे लूं, पिया इन नैनन में मैं पलक ढांप तोहे लूं। ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं। रूहानी प्रेम की बात हो रही है। नील गगन से भी परे सैया जी का नाम, नील गगन से भी परे सैया जी का नाम। दर्शन मन की कामना मत रखियो रे घनश्याम, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बन गए राधिका, राधा बन गई श्याम। यह है गंगा जमुनी तहजीब। क्योंकि सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की बात, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की बात। सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आज हुई मैं श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं भी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम। आप ना देखिए, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं भी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं भी का नाम।
सुमिरते रहिए अपने पिया का नाम, चाहे वो मौल दैहिक रूप में हो या अलौकिक रूप में हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, दोनों रास्ता एक ही रास्ते को जाता है। कर्म ज्ञान भक्ति के अलावा प्रेम का मार्ग चुनिए, वहीं पहुंचाएगा आपको। और सबसे प्रेम करिए, पर्यावरण से करिए, वातावरण से करिए। तभी मैंने कहा मत फैलाइए जो कूड़ा कचरा है, तो वहीं पहुंचाएगा आपको। थैंक यू सो मच। और इसी नोट पे मैं अनाउंस करना चाहूंगा, हमने डिसीजन लिया है कारवा ओपन माइक में एक पुरस्कार हम देंगे परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द मंथ का। उसके कुछ हम क्राइटेरियाज बना रहे हैं और हमारी जो टीम है कारवा की, ये फैसला उसके पास सुरक्षित रहेगा कि किसको हमें परफॉर्मर ऑफ द मंथ देना। उसमें बीएचसी इंडिया का या कारवा के जो भी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर, उनमें से किसी का चयन नहीं होगा। पहली बात, चाहे मैं परफॉर्म करूं या कारवा की टीम के कोई मेंबर परफॉर्म करे, वो उस पुरस्कार के अधिकारी नहीं होंगे। एक क्राइटेरिया। दूसरा, अगर महीने में 4 कारवा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कम से कम 3 कारवा में उनकी रेगुलर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आता है एक कारवा में बहुत परफॉर्मेंस करता है, वो स्टैंडिंग ओवेशन भी लेके चला जाता है, उसके बाद के कारवा में वो नहीं आते, तो हम उनको चयनित नहीं करेंगे। तो कम से कम 4 में से 3 कारवा में उनको परफॉर्म करना है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जितनी ज्यादा ओरिजिनलिटी, मौलिकता और डाइवर्सिटी, वैरायटी परफॉर्मेंस में होगी, उतना ज्यादा हम इन 3 पैमानों पे परफॉर्मर ऑफ द मंथ का चुनाव करेंगे। एक ट्रॉफी दी जाएगी, और कारवा की तरफ से परफॉर्मर ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे इस चीज को सुन रहे हैं, अब यूट्यूब के चैनल पे भी जाकर के वो इस चीज को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्लीज, ये इसलिए हमने किया, तो अंकल की जैसे हमने चर्चा की, ये इस मंच को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक लड़की है रिद्धि, वो इस मंच को बहुत गंभीरता से लेती है, तो परफॉर्मेंस प्रिपेयर करके आती है। प्रशांत जी के परफॉर्मेंसेस में मैं सुधार देख रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छा करते थे, लेकिन एक धार आ रही है आपके, मतलब जो आप वक्ता के तौर पे और जो आपकी कविताओं में मैंने देखा है, बहुत ही बेहतरीन। तो तीसरी परफॉर्मेंस है, तो आपकी हम चाहेंगे कि और इस तरह की प्रस्तुतियां आपकी आए, प्रेरणा भी देती है। तो आप लोग प्लीज लाइए, आप ही लोग के लिए मंच है। आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आपके पास भंडार है चीजों का, कंटेंट का मतलब अंबार लग जाएगा। तो अगर हर बंदा 2-2 मिनट का भी कुछ प्रस्तुत यहाँ पे करे, एक शायरी बोल दीजिए आप। साहित्य के इतने स्टूडेंट हैं, आई मीन इतनी बेहतरीन कंटेंट हो जाएगा, रेखना पीछे छोड़ दें हम तो, है ना। तो जितनी उत्सुकता आपको होगी परफॉर्मर ऑफ द मंथ जानने की, उससे कहीं ज्यादा गुना हमें उत्सुकता होगी। हम उसको पुरस्कृत करके उतने ही गौरवान्वित और खुशी हमें बहुत महसूस होगी। कारवा को बेहतर बनाने के लिए कुछ आपके पास सुझाव होता है, तो आप उसे हमें जरूर बता सकते हैं। और उनके YouTube चैनल पे जो आप वीडियो देखते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, काफी प्रेरित करने वाले कमेंट्स आते हैं। उस कमेंट्स में भी आप सजेशन दे सकते हैं। जैसे नीरज जी ने, मुझे याद है, एक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मतलब सेल्फ फाउंडेशन का ग्रुप बना हुआ है, तो उस पे इन्होंने कहा था कि आप मंच के सामने खड़े होकर के बात ना करें, उससे परफॉर्मर जो है डिस्टर्ब होता है। तो अच्छी चीज है, इसको हमने बड़े हेल्दी स्पिरिट में लिया और वाकई हमने महसूस किया। तो सेल्फ फाउंडेशन के जो मेंबर है, उन्होंने रिप्लाई भी इनको दिया। आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे होती हुई चीजें या फिर परफॉर्मेंस के दरमियान होती हुई चीजें, इनमें आपकी कोई डिमांड है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा इसको और बेहतर करिए, तो प्लीज हमसे साझा करें। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर
कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। आप सभी का स्वागत है ध्यान देने के लिए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक गीत है आवाज सही आ रही है यहाँ से? थैंक यू। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू सो मच। येशुदास जी के द्वारा गाया हुआ गीत है और चूंकि शाम का समय है तो बहुत अच्छा लग रहा है गीत गा के। बहुत अच्छा गाया अंकल जी आपने।
मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरे प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। नी रे गा मा गा रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा पा मा पा। नित साँझ सवेरे मिलते हैं नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू सो मच। क्या बात। मैं प्रशांत जी में पेशो पेश में था, एक तरफ सुनने की इच्छा हो रही थी और दूसरी इच्छा ये हो रही थी कब खत्म हो और मैं प्रशांत जी को जाऊं और बधाई दूं। भाई मतलब छुपा रुस्तम निकले आप तो, है कि नहीं? मतलब ये कह रहे थे कि भाई ब्लूटूथ पे हो जाएगा, अभी आए कह रहे हैं कि नहीं आज रहने देते हैं फिर कभी। मैंने बोला नहीं, इतना कमाल कर रहे हैं। मतलब जो संगीत सुनते हैं उनको पता होगा कि ये बॉलीवुड में टफेस्ट गानों में से, मतलब सच। जी जी बिल्कुल। ये और इस गाने की ताल को संभाल करके रखना, जो ताल चल रही है ना इसमें साथ साथ तबले पे, उसके साथ आप गा के देखिए तबले पे इसके ताल को संभालते हुए इतने सधे हुए सुरों में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से आपको ट्रीट है भाई, सीरियसली। आप जब लेना चाहो ले लेना। थैंक यू सो मच। क्योंकि कल मैं नौशाद साहब की किताब छपी है पेंगुइन प्रकाशन से, उनकी जीवनी, मतलब उन्होंने संगीत के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने संगीत के बारे में थोड़ा अपनी नाराजगी जाहिर की है शुरुआती मतलब कुछ पन्नों में, कि अब बस शोर शराबा रह गया। नौशाद साहब उन्होंने बैजू बावरा, बसंत बहार और ना जाने कितने, मुगले आजम सबसे बड़ा उदाहरण है।
नौशाद साहब ने पता नहीं कितने अच्छे अच्छे फिल्मों का संगीत दिया, तो उन्होंने कहा अब तो बस शोर शराबा बच गया है संगीत में, हमारी संगीत जो है मिट्टी से निकली थी, मतलब राग आधारित, मतलब फोक आधारित। आप भूपेन हजारिका के गाने सुन लीजिए, वो जनगीतों के संकलन में एक गाना है डोला रे डोला, भूपेन हजारिका का मैं नेक्स्ट प्रस्तुति में सुनाऊंगा आपको कैसे उसको संगीतबद्ध किया। तो ये गाना इन्होंने जो गाया मेरे दिल को छू गया। इस मंच की गरिमा को आपने बहुत सम्मान दिया और बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गाने को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे इतने बेहतर तरीके से आप मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। थैंक यू प्रशांत, मेरे तरफ से ट्रीट है आपको, जब चाय ले लें, ठीक है ना? आई मीन इट। नेक्स्ट अखिलेश जी, आज अपने इस प्रेम के वशीभूत होकर के आज अपने एक ऑफिस के कलीग को भी लेकर के आए हैं। थैंक यू। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं पिछले 25 साल से दिल्ली में वर्किंग कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो एकेडमिक से लेकर बिजनेस से लेकर सारा जर्नी मैंने देखा है। यही जर्नी मैं अपने बच्चों स्कूल में जाकर बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। वैसे जीवन है क्या, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ उसे। और इसी संदर्भ में जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, हम एक दूसरे को देखकर कंपटीशन करते हैं। जैसे प्रशांत साहब ने गाना गाया, मेरे समझ से शायद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राइट? हर आदमी का एक ही गोल है, पैसा। इसके अलावा कोई गोल है किसी के पास? सिर्फ पैसा और पैसा। चाहे वो आप डॉक्टर बनके कमा सकते हैं, चाहे आईएएस बनकर कमा सकते हैं, चाहे एक मोमोज बेच के कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा है। और एक आईएएस या आईपीएस ये लालच देता है आपको कि आपके पास एक पावर होता है। जबकि मुकेश अंबानी को देख ले या अडानी को देख ले, देश वही चला रहा है। पीएम को भी अगर सैलरी जाती है ना, तो वो बिजनेसमैन के काम करने से जाती है। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? अगर हम अपने आप को देख लें कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, अगर हम उसके ऊपर काम करें तो वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। हम भेड़चाल में चल रहे हैं। मैं आपको एक डाटा देता हूं, दिल्ली के अंदर कम से कम 1000 इंस्टीट्यूट होंगे। एग्री? अगर 1000 इंस्टीट्यूट है, 900 तो सीट होते हैं आईएएस के, 1000 तो इंस्टीट्यूट है, और 1000 इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ये तो दिल्ली की केवल डाटा दे रहा हूं मैं। और ऑल इंडिया में 900 सीट होते हैं सिर्फ। आप किसको पैसा कमा के देना चाह रहे हो? तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने की। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी है विडंबना कि हम एक दूसरे को देखकर, वो आईएएस की तैयारी कर रहा तो मैं भी करूं, मैं वो दिल्ली जा रहा तो मैं भी जाऊं। भैया अब ये देखो तो सही, मैं क्या कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपने आप को नहीं देखकर हम दूसरे को देख के चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, वो पैसा कमाना। चाहे आप किसी भी मीडियम से पैसे कमा सकते हो, तो फिर आईएएस की तैयारी क्यों? अब एक देखो, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। कोई भी इंस्टीट्यूट में 1,00,000, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप देते हो, फिर पीजी का किराया देते हो। 3 साल में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो। अगर वो लाख रुपए बचा लो तो ये आपका अपना पैसा है, फिर आप उससे कोई भी काम कर सकते हो। ये दिल्ली वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं।
और इसलिए दिल्ली वाले का बिजनेस चलता है। पीजी में कमा रहे हैं पैसे वो, रेस्टोरेंट में कमा रहे हैं पैसे वो, हर जगह पैसे कमा रहे हैं। और हम अपने घर से लोन लेकर, कर्ज लेकर हम अपना ये काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत समझने की चीज है। हम दिल्ली वाले को अमीर बना रहे हैं भाई, अपना घर अपने पेरेंट्स को परेशान करके। तो ये बहुत सोचने की चीज है, बहुत समझने की चीज है कि आप करना क्या चाहते हो, आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो। ये बहुत चीज है समझने की, और यही कारण है डिप्रेशन में जाने की लोगों को। अभी देखा हुआ कोटा में मतलब इस साल करीब 30 बच्चे सुसाइड किए। क्यों भाई? उसको क्या दिक्कत है? 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, सुसाइड कर रहा है। किस वजह से? वो इसलिए कि वो बच्चा पढ़ने के लिए लायक नहीं है, उसको कहीं और जाना है। लेकिन पेरेंट्स का इतना प्रेशर है उसके ऊपर कि तूने डॉक्टर ही बनना है भाई, तूने इंजीनियर ही बनना है भाई। इतने अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं, इतने मूवियां आई हैं उसके ऊपर, मूवीज आई हैं, चाहे 3 इडियट देख लो आप, तारे जमीन पर देख लो आप। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको समझो और अपने आगे आने वाले समय को अच्छा बेहतर बनो। जो ही नहीं कि IAS बन के ही हम बेहतर कर लेंगे। दिल्ली में आप रह रहे हो, दिल्ली में देखोगे आप एक से एक बिजनेसमैन है, एक से एक कोठी वाले हैं, हम उनको अमीर बना रहे हैं। बस मेरा तो यही कहना है। मेरे को अखिलेश बताया कि ऐसे IAS की तैयारी करने वाले बच्चे पार्क में आते हैं। कुछ ये बहुत अच्छा चला रखा है कारवां प्रोग्राम आप लोगों ने, बच्चे को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए, कि बच्चा संडे को 2 घंटा अपना एंजॉय करे पार्क में आकर, अपने आप को मोटिवेट करे आगे की तैयारी करने के लिए। ये चाहता हूँ उस लेवल पे आप लोग काम करो और उस लेवल पे अपने आप को लेके चलो। थैंक यू सो मच सर। आपके एक्सपीरियंसेस को सुन करके आई होप बहुत लोगों को कुछ प्रेरणा मिली होगी। और जैसा सर ने बार बार कहा कि इनका मकसद आप लोगों को डिस्करेज करना नहीं है। यू आर अ वेरी लर्नेड क्राउड, राइट? एक्सपीरियंसेस बहुत है आपके पास, इनके पास पढ़ रहे हैं, बहुत चीजें ये सीख रहे हैं। तो आई थिंक इन्होंने जो कुछ भी बोला होगा आपको पता है कि उससे क्या चीज ग्रहण करनी है, क्या चीज उसमें से हटा देनी है, राइट? और बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातें रखी और इनके कई चीजों से इनफैक्ट बहुत मोर देन 50% बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। तो अब हम इस सप्ताह के इस मंच से इस कारवां की समाप्ति की घोषणा करना चाहेंगे। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे श्रोता के रूप में, प्रस्तुतकर्ता के रूप में, पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ पे भागीदारी दी, वॉलंटियर्स के रूप में भागीदारी दी, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई होप कि अगले बार इससे कहीं गुना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी। थैंक यू सो मच। और BSC इंडिया का चैनल सब्सक्राइब करें, इनको कंट्रीब्यूट करें अपने तरीके से, आर्थिक रूप से सब्सक्राइबर बन करके। मैन पावर अगर इनको रिक्वायर्ड होती है आज